मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया। टेस्ट सामने बोल रहा है कि भैया तू बीच में है। पहली चीज कर लेते हैं रियलिटी चेक। क्या वो एक ड्रीम लेके नहीं आया था कि उसे सिलेक्शन लेना है? कुछ बच्चे ऑलरेडी हैं जो 4 बजे से पढ़ रहे होंगे, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि वेदर यू आर डिसिप्लिन और यू हैव टू बी डिसिप्लिन है ना। लेकिन प्रीलिम्स का सिलेबस उन्होंने डिफाइन ही नहीं कर रखा है। सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। इतना टाइम है आपके पास, यूपीएससी माफ नहीं करेगा। 2027 में तैयारी कैसे करनी है, इस बात को बात करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ सो दैट यू कैन वेल अंडरस्टैंड कि मैं आपसे जो भी बात करूंगा वो बहुत ही रिजनेबल होगी, आपके करियर को लेके ओरिएंटेड होगी एंड आपको किसी भी टाइप का मिस गाइडेंस यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाय, आई एम नीलेश कुमार सिंह। मेरी ऑल इंडिया रैंक 442 थी इन यूपीएससी सीएसई 2021। तो मैंने ये एग्ज़ाम पहली बात तो क्वालिफाई कर रखा है एंड बिफोर दैट I had qualified Staff Selection Commission CGL in 2012 where I got qualified as Assistant Enforcement Officer। फिर मैंने एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर क्वालिफाई हुआ था 2013 में। फिर 2015 में एज सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम द ऑथर ऑफ मल्टीपल बुक्स जो कि यूपीएससी के लिए रेलेवेंट हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव मेंटर्ड थाउजेंड्स ऑफ एस्पिरेंट्स ऑल अक्रॉस इंडिया जिन्होंने इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है। सो अब जो मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस वीडियो को बहुत ध्यान से आखिरी तक सुनना क्योंकि ये आपकी जर्नी मेक या ब्रेक कर सकता है। मैं आज से शपथ लेता हूँ कि मैं यूपीएससी 2027 क्वालिफाई करूँगा और अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँगा। इस सपने के साथ मैं पढ़ाई करना शुरू करूँगा और ऐसी पढ़ाई करूँगा कि इंडिया में कोई भी बच्चा कैसी भी तैयारी कर रहा हो मैं उससे बेहतरीन कर जाऊँगा। ये हो सकता है आप या फिर आप जैसे कई हज़ार बच्चे इस टाइम पे सपना देख रहे होंगे, और हज़ार ही क्यों, कई लाख बच्चे इस टाइप का सपना देख रहे होंगे, लेकिन सीट तो 1000 है। तो ऑब्वियस सी बात है 1000 को छोड़ के बाकी सारे लोग फेल होने वाले हो। तो ऐसा क्या कर जाओगे आप कि वो 1000 बच्चों की लिस्ट में आप आ जाओ और इन बच्चों की लिस्ट में ना रहो जो लोग फेल कर गए। इस वीडियो में मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा, बट उससे पहले समझते हैं थोड़ा सा इस कंपटीशन के बारे में कि अगर आप ये सोच भी रहे हो ना कि आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको कहाँ पे आपको स्टम्बल ब्लॉक्स मिलेंगे। पहली चीज़ कर लेते हैं रियलिटी चेक। ये आप जानते हैं ऑलरेडी, आपने पढ़ रखा है। लाइक 10 लाख एस्पिरेंट्स, आपको ये वीडियो भी दिख जाएंगे। देर आर 10 लाख एस्पिरेंट्स, 1000 सेलेक्शन अगर होते हैं। सो सक्सेस रेट 0.1% है। अब हमारे दिमाग में आता है अरे यार 0.1% सक्सेस रेट तो है, कोई बात नहीं, अगर ये 0.1% सक्सेस रेट है मुझे एक ही सीट तो चाहिए, मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। लेकिन ये जानकारी अधूरी है। क्यों अधूरी है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये एग्ज़ाम तो फेयर है, दिस एग्ज़ाम इज़ फेयर, बट दिस रेस इट इज़ वेरी अनफेयर। एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मेरे बैच से मेरा एक बैचमेट, ही वॉज एन IDAS, 2021 बैच है मेरा, और जब वो IDAS क्वालिफाई किया उसके बाद भी उसने एग्जामिनेशन देना नहीं छोड़ा। और मेरे बैच के कई सारे ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। फाइनल रिजल्ट जो 2024 का आया, ही बिकेम एन IAS। अब आप सोच के देखना 2024 के एग्ज़ाम में कोई एक बच्चा प्री दे रहा होगा जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा, और वहीं कोई एक ऐसा बच्चा होगा जिसने प्री भी क्वालिफाई किया होगा, मेंस भी क्वालिफाई किया होगा, इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया होगा और IDAS बन के जॉब भी कर रहा होगा, और उसके बाद एक टेंशन के माहौल से दूर हटके वो तैयारी करके एग्जाम देने आ रहा होगा। और आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर आप कोई चीज़ टेंशन में करते हैं तो आप अच्छी नहीं करते, तो उसकी तो टेंशन कम थी और वो बच्चा आपके साथ कंपीट कर रहा होगा। ये तो थी एक कहानी जो मैंने आपको बताई। ऐसे 2020 के बच्चे भी हैं जो एग्जाम देते हैं, 19 के बच्चे भी जो एग्जाम देते हैं, 22 के बच्चे भी हैं, 23 के बच्चे भी हैं, 24 के बच्चे भी हैं, और अभी जो रिजल्ट आया है आपका 2025 का, लगभग 2500 के आसपास उन्होंने बुलाया है। इसमें से सेलेक्ट कितने होंगे? 1000। ये 1500 जो निकलेंगे जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी आपके साथ रेस करेंगे, पहले 26 में फिर 27 में।
तो ये एग्जामिनेशन तो फेयर था, रेस अनफेयर थी, स्टार्टिंग लाइन सबकी इक्वल नहीं थी। हर एक जगह पे आपको ये चीज इस एग्जामिनेशन में मिलेगी। यू नो एन एग्जाम्पल, लाइक आई वोंट बी टेकिंग द नेम, वी हैड अ रैंक 1 फॉर दिस एग्जामिनेशन। फिर हम देखते हैं कि उनकी छोटी बहन सी ऑल्सो क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन, और मेरे पास तो कोई गाइडेंस भी नहीं है। आई एम सच काइंड ऑफ स्टूडेंट। और वो IAS बनी, उनकी बहन की भी अच्छी रैंक आई, सी वॉज अंडर टॉप 20। अब आप सोच के देखिए कि अगर वैसे वैसे लोगों से आपका कंपटीशन है, तो हाउ कैन यू थिंक कि दिस रेस इज फेयर? दिस रेस इज नॉट फेयर। ये रेस फेयर नहीं है। तो आपको बेहतर करना पड़ेगा दूसरों से। आपको इस बच्चे को पीछे छोड़ना है। इस बच्चे को अगर आपको पीछे छोड़ना है तो आपको इसके एग्जामिनेशन की तैयारी इस तरीके से करनी पड़ेगी कि ये जो आगे आने वाले टाइम पे करने वाले हैं, इससे आप बेहतर कर जाएं। आपका कंटेंट वाइज बेहतर होना चाहिए, आपका गाइडेंस बेहतर होना चाहिए, आपका डायरेक्शन बेटर होना चाहिए, ठीक है, और आपका डिसिप्लिन इनसे फार बेटर होना चाहिए। डिसिप्लिन जज कर लेना अभी इसी टाइम पे। ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, मैंने आपसे बहुत ही लॉजिकल बात की है कि आप लास्ट टाइम तक ये वीडियो देखोगे, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा कि वेदर यू आर डिसिप्लिन्ड और नॉट। हमारे पास शॉर्ट्स के लिए टाइम होता है, हमारे पास वेब सीरीज के लिए 8 घंटे होते हैं, लेकिन कोई काम की वीडियो होती है तो हम बोलते हैं अरे यार छोड़ो, भगा भगा के देख लेते हैं। डिसिप्लिन। अगर आप उन 1000 लोगों की रेस में आना चाहते हैं, सबसे पहली चीज यही लगेगी, डिसिप्लिन। दिस एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी बोरिंग। बहुत बोरिंग एक जर्नी होने वाली है। 1.5 साल वही किताब, वही लक्ष्मीकांत, वही स्पेक्ट्रम, जिसको तुम देखना भी नहीं चाहोगे, जिंदगी में ना पढ़ना चाहोगे, तुमको वो पढ़नी पड़ेगी। तो मेक श्योर दैट यू लिसन टू मी वेरी केयरफुली टिल द एंड। बहुत सारी ऐसी बातें करूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपके सही डिसीजंस लेने के लिए। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में बात करूंगा। इस एग्जामिनेशन के स्टेजेस आप लोग जानते ही हैं, इन जनरल बहुत छोटी सी उसके बारे में बात करूंगा। क्या गलतियां नहीं करनी है उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। क्या बेहतर आप कर सकते हैं उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। एक टाइम टेबल इन जनरल कैसा होना चाहिए उन चीज़ों के बारे में बात करूंगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस वीडियो में अभी आपसे डिस्कस करूंगा मैं। आज आपकी डेट में कॉम्पिटिशन, लाइक आज आप ये वीडियो देख रहे हो, कुछ बच्चे ऑलरेडी हैं जो 4 बजे से पढ़ रहे होंगे। आपका कॉम्पिटिशन ऐसे लोगों से है जो डेली सुबह उठते हैं 4 बजे, और जब आप अपने दिन की शुरुआत करने वाले होते हो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, ये आधा टॉपिक ख़त्म कर चुके होते हैं। ऐसे लोगों से आपका कॉम्पिटिशन है, तैयार रहना है। इनसे एक चीज़ आप ज़रूर सीख सकते हो, दैट यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड एनफ। एक टाइम टेबल। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अभी ये बात सुन के सुबह 4 बजे उठने बैठ जाओ, पढ़ने बैठ जाओ। अगर आपको रात को पढ़ना पसंद है, रात को पढ़ो। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहना चाहता हूं कि इफ दे आर डूइंग इट समथिंग एट कंसिस्टेंसी, यू विल ऑल्सो हैव टू रीड विथ कंसिस्टेंसी सो दैट यू कैन क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। रिमेंबर, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। कितने भी बड़े IIT से हो ना, कितने भी बड़े एम्स से हो, SRCC से हो, कुछ नहीं काम आएगा इस एग्जामिनेशन में, सब साइड हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट यू डिसाइड योर शेड्यूल। रात को पढ़ना पसंद है ना, रात को पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी चल जाएगा। लास्ट टाइम पे जो 1 महीने में जो चेंजेस हैं जो शेड्यूल में, वो कर लेना, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द हार्श ट्रूथ दैट 2025 से पहले, हो सकता है आपने सोचा होगा मैं इतना कुछ कर लूँ, 2025 तो अब ख़त्म ही होने वाला है। एंड 2025 के बाद जब अब आप तैयारी करने की सोच रहे हो, और जो एक बच्चा जाएगा 2027 में, कुछ बच्चे तो क्वालिफाई कर जाएंगे, बाकी सारे बच्चे फिर वापस हो जाएंगे 28 में, 29 में, 30 में जाएंगे, और फिर फाइनली अटेम्प्ट पूरे हो जाएंगे और फिर वो निकल जाएंगे। और आपको दिखते होंगे ऐसे लोग। ये लोग तैयारी करने के लिए आए थे, ये लोग इसलिए नहीं आए थे कि उनको फेल हो जाना है। दे नेवर केम फॉर दिस। यार एक बात बताओ, आप राजेंद्र प्लेस में जितने बच्चों को देखते हो, जितने बच्चों को मस्ती करते हुए देखते हो, ऑप्शनल के क्लासेस लगाते हुए देखते हो, टीचर के लेक्चर्स अटेंड करते हुए देखते हो, चाय पे डिस्कशन करते हुए भी देखते हो, क्या वो एक ड्रीम लेके नहीं आया था कि उसे सिलेक्शन लेना है? वो ड्रीम लेके आया था कि उसे सिलेक्शन लेना है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने वो गलतियां कर दी और अल्टीमेटली वो 1000 बच्चों में नाम नहीं आ पाया। सो मल्टीपल अटेम्प्ट्स विल टेक देयर टोल। यू हैव टू इंश्योर दैट यू डोंट गो फॉर मल्टीपल अटेम्प्ट्स, सिंगल अटेम्प्ट। तैयारी इस हिसाब से करो, सिंगल अटेम्प्ट। ये मत सोचना कि अभी तो 6 अटेम्प्ट बचे हैं मेरे,
अभी तो 9 अटेम्प्ट बचे हैं मेरे, अभी तो मेरी उम्र बची है, एग्जाम देते रहूंगा जब तक एग्जाम होगा। जिस दिन तुमने ये माइंडसेट बना लिया ना, तुम रेस से बाहर हो, क्योंकि फिर तुम्हारा होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने पहले ही सोच लिया। तो ऑब्वियस ही बात है, तुमने धार लगाना कम कर दी। डिसिप्लिन यहां लगेगा, टाइम पे पढ़ना लगेगा, ठीक है। नाउ लेट अस नो योर एनिमी। सबसे बड़ा सिलेबस तो, सबसे बड़ा एनिमी तो आपका सिलेबस ही है। आपको क्या ये बात पता है कि प्रीलिम्स का सिलेबस उन्होंने डिफाइन ही नहीं कर रखा है। चेक दिस इज द प्रीलिम्स का सिलेबस। करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। क्या समझ में आया आपको इससे? नेशन में तो पॉलिटिक्स भी हो रही है, कांग्रेस बीजेपी को बोल रही है, बीजेपी कांग्रेस को बोल रही है, उधर आम आदमी पार्टी बीजेपी को बोल रही है, बीजेपी आम आदमी पार्टी को बोल रही है, अलग अलग पार्टीज एक दूसरे को बोल ही रही हैं। कायदे से तो वो भी बुरा इंफॉर्मेशन नहीं है, दैट इज अ पॉलिटिकल न्यूज, बट वी डोंट नीड टू रीड दैट कि व्हाट दे आर सेइंग टू ईच अदर। हमें पर्सनल कमेंट्स में नहीं जाना है, बट दे हैवंट एक्सप्लिसिटली डिनाइड दिस। वो उन्होंने लिखा नहीं है, बट वी नो दिस। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस एग्जामिनेशन में यू नीड टू डिसाइड कि आपको नेशनल क्या पढ़ना है, इंटरनेशनल क्या पढ़ना है। सो यू विल हैव टू गो फॉर सेलेक्टिव। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल मूवमेंट। अब मुझे प्रीलिम्स के लिए एग्जाम देना है। अब मेरे को एक बात बताओ कि अगर मुझे हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है, ये सिलेबस तो क्या कहते हैं ऑप्शनल का भी होगा, तो क्या मुझे ऑप्शनल लेवल की हिस्ट्री जाके पढ़नी है? द आंसर इज नो। अगर मुझे ऑप्शनल लेवल की हिस्ट्री जाके पढ़नी पड़ेगी तो मैं बाकी सब्जेक्ट्स का पढ़ूंगा, तो मैं ये भी नहीं पढ़ सकता। सेम अप्लाइज इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ड लिख दिया, अब पूछ लो कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन क्या मुझे पीएचडी लेवल की ज्योग्राफी पढ़नी है? फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। So if you see like Indian polity and governance, constitution, political system, panchayati raj, public rights, public policy, rights issue, economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiative, ये बहुत ही वेग सिलेबस है आपका। दिस इज अ वेरी वेग सिलेबस। ये प्रीलिम्स का सिलेबस है, बहुत ही वेग है। सीसेट में they have mentioned कि मैथ्स में they will be asking the 10th level question, questions are not of the 10th level। आप सीसेट का पेपर उठा के देखोगे, आपको पता चलेगा 10th वाले बच्चे से हम कभी वो सवाल पूछते ही नहीं है। सीसेट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट यू मस्ट फोकस अपॉन। तो यू हैव टू इंश्योर कि आप अपना सिलेबस, यू शुड नो फ्रॉम वेयर टू रीड, हाउ टू रीड, how much to read। ये अगर आपने डिफाइन नहीं किया सिलेबस को पढ़ने से पहले, आप रेस से बाहर हैं। और बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, बिकॉज जब उनको हिस्ट्री पढ़ना था तो उन्होंने यूट्यूब पे एक वीडियो देख लिया। दे हैव वॉच्ड अ वीडियो ऑन द यूट्यूब, समबडी केम देयर एंड ही सेड दैट कि ओ माई गॉड, तुमने डीयू की हिस्ट्री वाली बुक नहीं पढ़ी, आई एम गोइंग टू शो यू द सोर्स ट्रेसिंग। एंड इन द नेम ऑफ सोर्स ट्रेसिंग दे शोड हिम अ क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स, एंड प्रीलिम्स का वो क्वेश्चन दिखा के उसे बोल दिया कि भैया ये क्वेश्चन तो यहां से पूछा था। अरे मुन्ना, वो क्वेश्चन तो आएगा ही ना, कहीं ना कहीं तो दिया ही होगा। सो यू कैन नॉट गो बैक एंड रीड द डीयू वाले बीए का हिस्ट्री, नहीं पढ़ सकते आप, यू डोंट हैव द टाइम। सो यू हैव टू डिसाइड इट ओवर हियर। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप पढ़ने कहाँ से वाले हो, कितना पढ़ने वाले हो, सिलेबस डिफाइन करना पड़ेगा। हम एडवाइस लेते हैं ऐसे लोगों से, कोई आया टहलते हुए और उसने आपसे बोल दिया कि भैया तुमने वो वाला बुक नहीं पढ़ा, तुम्हारा नहीं होगा। उसका जिंदगी में प्रीलिम्स नहीं निकला होगा, लेकिन तुमको वो सलाह दे रहा होगा, और चूंकि तुम नए हो, तुम्हें नहीं पता दुनियादारी, तो तुमने क्या बोला, अरे यार ये बुक मैंने पढ़ी नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तुम उठा के वो बुक भी पढ़ने लग गए। ये गलती से आपको बचना है। इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू डू लेस मिस्टेक्स फॉर द सिलेक्शन। कितनी चीजें इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेने के लिए, कितनी चीजें आप सही कर रहे हैं ये तो मैटर करेगा, लेकिन कितनी चीजें आप कम गलत कर रहे हैं उससे ज्यादा मैटर करेगा, क्योंकि ज्यादातर बच्चे बहुत सारी गलतियां करते हैं। यू डोंट हैव टू डू दिस। इफ यू डू मोर नंबर ऑफ मिस्टेक्स, सिलेक्शन नहीं होना, ये तो तय है। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डोंट डू दिस मिस्टेक्स। लिमिटेड किताबें पढ़नी, आई विल बी टेलिंग यू कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, मैं आपको बताऊंगा इन द सब्सिक्वेंट वीडियोज ऑल्सो। हम आपको पॉलिटी की स्ट्रैटेजी देंगे, इन्वायरमेंट की स्ट्रैटेजी देंगे, ज्योग्राफी की स्ट्रैटेजी देंगे, लिमिटेड किताबें बताएंगे। आई विल बी मेकिंग द वीडियोज शॉर्टली ऑन दोज एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कितना पढ़ना है, कहाँ पढ़ना है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव इन रीडिंग द सोर्सेज। ये आपको ध्यान रखना है।
सिलेबस बड़ा है लेकिन पॉसिबल है करना अगर स्ट्रेटजी सही हो। कमिंग नेक्स्ट, 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। इफ़ यू गो फॉर प्रीलिम्स, यहाँ पे एक जीएस होता है और एक पेपर होता है सीसेट का। सीसेट भी एक सब्जेक्ट है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन होता है। आपको उसको क्वालिफाई करेंगे तो इसके बेसिस पे जीएस के मार्क्स काउंट होंगे। अब नाउ दे एक्चुअली टेक, अब ये यहाँ पे आपकी कट ऑफ आती है, कट ऑफ के ऊपर अगर आपके मार्क्स हैं देन दे से दैट यस यू आर द पर्सन हु वुड बी गिविंग द मीन्स। अब एक चीज़ समझना कि ये कट ऑफ आती कैसे है, कैसे डिसाइड होती है। बहुत सिंपल फंडा है। लेट्स से कि 10 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है, देयर आर 10 लाख, सबके कुछ ना कुछ मार्क्स आए होंगे। यूपीएससी क्या करती है, उसकी एक लिस्ट निकालती है 10 लाख बच्चों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 समथिंग लाइक दैट अप टू 10 लाख, यही तो करती है। उसके बाद इनको जितने बच्चे लेना है, लेट से इनको 13,000 के आसपास बच्चे लेते हैं, तो बोलते हैं कि भैया ये लास्ट का 13,000 जो है, लास्ट का जो यहाँ पे 13,000 तक बच्चा है, जो ये 13,000 बच्चा है, इसके जो मार्क्स आए हैं ये मेरा कट ऑफ हो जाएगा। इसके ऊपर वाले जितने बच्चे हैं उसको ले लो, इन सारे बच्चों को रिजेक्ट कर दो। दिस इज द सिंपल फंडा, ये सिंपल फंडा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको इसमें आने के लिए इन बाकी बचे हुए लाइक 9,87,000 से तो बेटर करना पड़ेगा। वैसे 10 लाख से ज्यादा बच्चे होते हैं, ठीक है। तो पहली चीज ये है, तो दिस इज हाउ दे आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द कट ऑफ। ये है आपको तोड़ने के लिए सी सेट कि भैया इसको तो हम जीएस के मार्क्स कैलकुलेट नहीं करने देंगे। फिर जीएस है आपको तोड़ने के लिए कि कट ऑफ के ऊपर आएगा तभी हम तुमको जाने देंगे मेंस वाले स्टेज में। मेंस इज अ डिस्क्रिप्टिव पेपर, दिस इज अ वेरी एग्जॉस्टिव एक्सरसाइज। आपको फ्राइडे, सैटरडे, संडे लिखना पड़ता है, फिर देन अगले हफ्ते फिर सैटरडे फिर संडे लिखना पड़ता है। इस दिन आपको 3 घंटे, इस दिन आपको 6 घंटे, इस दिन आपको 6 घंटे लगातार लिखना पड़ता है। यानी कि 1/4 ऑफ द डे, 1/4 ऑफ द डे यू आर राइटिंग। यहां पे आपको 6 घंटे और यहां पे आपको फिर 6 घंटे लिखना पड़ता है। टोटल आपके 9 पेपर्स होते हैं। सो दिस इज अ वेरी एग्जॉस्टिव, वेरी ब्रूटल एक्सरसाइज यू विल बी फेसिंग एक्चुअली। यहां से निकलोगे तो यहां पे और ब्रूटल एक्सरसाइज है। सो यू कांट टेक योर मेन सीरियसली। हम बोलते हैं हमें आंसर लिखने का मन नहीं करता, मत लिखो, यूपीएससी को क्या फर्क पड़ रहा है यार। लेकिन यूपीएससी लेगा उसी को जो अच्छा लिख के आएगा। और अच्छा लिखने वाला ये नहीं है कि आपने अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर दिए, आपको अच्छा लिखना पड़ेगा, बेहतरीन लिखना पड़ेगा। दिस इज सोसाइटी 2.0। तो आप जो नॉर्मली लैंग्वेज यूज करते हैं, अगर आप वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, नंबर नहीं मिलेगा। यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन अ बेटर लैंग्वेज देन अदर्स। दोनों के पास कंटेंट सेम होगा, बुक सेम पढ़ के आए, तो एक्सप्रेस कैसे कर रहे हो वो मैटर कर जाएगा। कितना अच्छा एम्बैलेसमेंट है ये मैटर करेगा कि आपको नंबर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। देन अगर यहां से निकल आए और उन 3,000 में आ गए, और मैं बताऊं ना, ये जो बच्चे होते हैं ना जो ये इस स्टेज तक जाते हैं, आई हैव फेस दिस, आई वॉज वंस क्वालिफाइड, आई गॉट फॉर द इंटरव्यू। जब मेरा इंटरव्यू हुआ एंड फाइनल रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, आई हैड टू अगेन स्टार्ट फ्रॉम जीरो। इसमें से कुछ बच्चे सेलेक्ट होंगे 1000 के आसपास, बाकी बोलेंगे बेटा तुम अब दोबारा एग्जाम दो, तुम अगेन अब जीरो पे हो, अगली बार की गारंटी नहीं होगी कि प्रीलिम्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप उनकी बिल्डिंग में इंटरव्यू देने जाते हो, यू विल फील लाइक द किंग। यस, यू विल फील कि यस यू आर समथिंग। वो आपको ऑफिसर जैसा ट्रीटमेंट उसी टाइम से देना शुरू कर देते हैं। एंड सडनली दे विल से यू नो योर नेम इज नॉट इन द लिस्ट, यू आर नथिंग। सो मेक श्योर, ये भी हमें बहुत अच्छे से करना है। सो वी हैव टू डू दी एक्सेल ओवर हियर। उसके अलावा जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होता है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको ये सारी ही स्टेजेस बहुत सीरियसली लेनी है। पर्सनालिटी की टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये आपका उसी दिन जाके तैयार नहीं होता, इसकी तैयारी तो डे 1 से शुरू हो जाती है। इट इज यू हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ whom, किसके सामने आपको बोलना है? उन लोगों के सामने जिन लोगों को 30 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है। कम से कम, आपकी अभी हो सकता है उम्र भी नहीं होगी 30 साल, उनका एक्सपीरियंस 30 साल का है। एंड इन फ्रंट ऑफ देम यू हैव टू स्पीक। 5 लोग, 300 साल का एक्सपीरियंस, और उसके सामने आपको ऐसे बोलना है जैसे कि भाई यू आर समथिंग। तो तैयारी तो आपको शुरुआत से ही करनी पड़ेगी। डेफिनेटली नॉट एज ए पर्सनैलिटी टेस्ट, बट आपको वो जो वोकल
जैसे आप बोलते हैं, अलग अलग सिचुएशन में ऐसे लोगों को बिना डरे बोलने की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, ठीक है। सो प्रीलिम्स इज द फिल्टर, देन मेंस इज दैट योर टेस्ट, एंड देन यू गो टू इंटरव्यू। और यहाँ पे आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे लोग होंगे इंटरव्यू के लिए, देन यू फाइनली रीच योर लबासना, ठीक है। एक गलती और भी करते हैं, बहुत सारे गलत ऑप्शनल ले लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक। हम ऑप्शनल किस बेसिस पे लेते हैं अक्सर, कि किसी टॉपर के एक नंबर देख लिया, भाई उसके थे लाइक उसने ऐसा लाए थे 350, मैं भी अब लेके आऊँगा, एक आध कभी किसी साल आ गए तो मैं भी वो ले लूँगा ऑप्शनल। या फिर मेरा ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट था, बहुत से बच्चे इस बेसिस पे ले लेते हैं ऑप्शनल। नो, दीज आर द रॉन्ग थिंग्स। इन चीज़ों के बेसिस पे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए आपको ऑप्शनल, अनटिल एंड अनलेस आपको कि ग्रेजुएशन हमने बहुत अच्छे से कर रखी हो। आपको देखो यार, बहुत अच्छे से पता है आपने अपनी ग्रेजुएशन कैसे कर रखी है, ठीक है। एंड आई एम एन इंजीनियर, इंजीनियरिंग में तो बहुत ही बुरी पढ़ाई होती है। लास्ट टाइम पे वो KPH आती थी, KPH पढ़ के एग्जामिनेशन दे के चले आते थे। ऐसे केस में जस्ट बिकॉज आई हैव डन, लेट्स से कि कंप्यूटर साइंस, ऑल्दो देयर इज नो ऑप्शनल एज कंप्यूटर साइंस, बट लेट्स से कि अगर मेरा कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और मैं ऐसा कोई ऑप्शनल ले लेता हूँ एंड मैंने वो कभी पढ़ाई नहीं है, देन आई एम एट मिस्टेक, मैं गलती कर रहा हूँ। ऑप्शनल को लेने का सही क्राइटेरिया इज ओनली कि वेदर इट इज स्कोरिंग और नॉट, दैट इज द मेन थिंग। रिसोर्स गाइडेंस हर चीज़ के लिए अवेलेबल है, स्कोरिंग है कि नहीं, मैनेजेबल है कि नहीं, एंड आपके पास सही गाइडेंस अवेलेबल है कि नहीं। सेकेंड थिंग, वेदर देयर इज समबडी हु विल सपोर्ट यू इन योर ऑप्शनल, प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल है, लेकिन आपको क्या उस टाइम पे आपको एक अनरिस्ट्रिक्टेड गाइडेंस मिल पाएगा जब आप मेंस दे रहे हो। रिसोर्सेज तो अवेलेबल हैं सारे ऑप्शनल के, कोई ना कोई टीचर है, बट ये जो गाइड करने वाला भी इंसान है, वेदर ही इज क्वालिफाइड एनफ टू गाइड यू। ऐसा तो नहीं कि खाली वो पढ़ा रहा है, उसने उस एग्जाम, उस ऑप्शनल के साथ उसने वो एग्जाम निकाला भी है कभी, या फिर अगर चलो नहीं भी है एंड ही इज टीचिंग गुड, बट विल ही बी एबल टू गिव 1-to-1 सपोर्ट ऑल्सो। इसकी जरूरत पड़ेगी आपको, आपका ऑप्शनल कोई भी हो। मैथ्स है, यू विल बी नीडिंग समबडी हु वुड बी सपोर्टिंग यू। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया, दैट इज द स्कोरिंग। देयर आर सम अदर क्राइटेरियाज ऑल्सो, जिसके बारे में आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन द ऑप्शनल, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा बस इतना कहना है कि ऑप्शनल आप जो भी सोच रहे हैं, सोच समझ के ले। ऑप्शनल इट्स अ ट्रैप एक्चुअली, लेट मी टेल यू व्हाई। सपोज अभी 2026 चल रहा है, अभी कैलेंडर है, लाइक फरवरी में आप फॉर्म भर दोगे, फरवरी 2026, ठीक है। लेट्स से हम यही ले लेते हैं, पर 26 वाले बच्चों की बात कर रहे हैं, इनको इस टाइम पे फॉर्म भरना है, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे विल बी डिक्लेयरिंग देयर ऑप्शनल। लेट्स से कुछ ना कुछ तो उनको डालना ही है, एंड ऑप्शनल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने ये ऑप्शनल लिया और इन्होंने कोई ऑप्शनल ले लिया, ऐसे ही सोचा नहीं, लेट्स से फिलॉसफी ले लिया। मैं ये नहीं कह रहा फिलॉसफी बेकार है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। लाइक फिलॉसफी डिडेंट वर्क फॉर मी, सोशियोलॉजी वर्क फॉर मी, तो मैंने फिलॉसफी चेंज किया था, तब मेरा सिलेक्शन हुआ। सो ये होगा, मई में ये बच्चा पेपर देगा, ठीक है। इसके बाद मेंस लिखेगा, अगेन मेंस लिखेगा ये फिलॉसफी से ही, क्योंकि ऑप्शनल तो इसका यही था। इसके बाद इसका रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू वगैरह वाला टाइम चल रहा है। फिर फाइनली इसको कब पता चलेगा कि इसने इसमें परफॉर्म कैसा किया था, ये पता चलेगा जब अप्रैल होगा के आसपास रिजल्ट आएगा, मार्च अप्रैल मई जब भी ये दे दें, तो उसके बाद रिजल्ट आएगा 2027, राइट। अब एक बात बताना, ये जो लिस्ट आती है तो इसके बाद आती है जब रिजल्ट आ जाता है फाइनल लिस्ट, लेकिन यहीं कहीं बीच में फेब 2027 में नया फॉर्म आ जाएगा। अभी इसको पता ही नहीं है कि इसने फिलॉसफी वाला फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है, मतलब फिलॉसफी में परफॉर्म कैसा किया है, तो ये वापस इसी फिलॉसफी को ले लेगा। और क्या पता इसने बहुत बुरा परफॉर्म कर रखा हो, और अगर इसने बहुत बुरा परफॉर्म कर रखा होगा और फिर भी इसने फिलॉसफी ले लिया, तो अगेन फिर वो फंस जाएगा। सो दिस इज अ ट्रैप एक्चुअली। So you have to make sure that you should be making the right choice of the optional. जोश में ऐसे ही मत ले लेना, कोई भी ऑप्शनल मत ले लेना, बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना है आपको। सो क्या करें, इस एग्जामिनेशन की फेजेस को समझते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें तैयारी करनी चाहिए सही तरीके से। सो वी शुड ऑलवेज प्रिपेयर द सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ द फेजेस, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। फेज 1 इज द फाउंडेशन फेज। फाउंडेशन और फाउंडेशन सब्जेक्ट्स कौन से हैं, मैं उन सब्जेक्ट्स को फाउंडेशन मानूंगा, वो सब्जेक्ट्स जो कि मुझे न्यूज़पेपर पढ़ने में भी हेल्प कर दें, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट,
साइंस एंड टेक एंड थोड़ा सा ज्योग्राफी एंड फैमिली हिस्ट्री। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपके प्री में भी काम आते हैं, मेंस में भी काम आते हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्या कर रखा है, उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी अलग अलग कर दी है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इन डेप्थ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इसकी प्री और मेंस की तैयारी अलग अलग करनी नहीं चाहिए। कई बार मेंस आप पाएंगे कि मेंस के क्वेश्चन प्री में हेल्प कर रहे हैं और कई बार प्री की जानकारी मेंस में हेल्प कर रही है। सो कभी भी तैयारी शुरू करें तो इन बेसिक सब्जेक्ट्स के साथ तैयारी शुरू करें और इसको इस हिसाब से तैयारी कर लें कि आप इसके प्री भी पढ़ लिया, मेंस भी पढ़ लिया। सो आई कॉल दिस फेज एज द इंटीग्रेटेड फेज। जब ये इंटीग्रेटेड फेज आपका पूरा हो जाए, जो आप 4 से 6 महीने में आराम से पूरा कर सकते हैं, 6 महीने इज मोर देन एनफ। आफ्टर दैट दिस कम योर मेंस फेज। लाइक लेट्स से यू आर प्रिपेयरिंग फ्रॉम जनवरी, तो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जनवरी 2026, तो फिर जून तक आप इन 6 सब्जेक्ट्स को एक महीने में एक सब्जेक्ट किया जा सकता है यार, इट्स डूएबल। आप ये तैयार कर लीजिए। एंड फेज 2 में मेंस में जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपका एथिक्स हो गया, लाइक आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, गवर्नेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट को आपको मेंस स्पेसिफिक होकर तैयारी करनी चाहिए। दैट इज फ्रॉम जुलाई 26 टू नवंबर 26। एक महीना बफर के लिए रख लो। अब देखो, चीजें स्ट्रेच करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन क्यों खींचना है? अगर मुझे पता है एक बुक पढ़नी है, एक कंटेंट पढ़ना है, तो मैं क्यों वो करूंगा? तो मेक श्योर दैट you must try to cover the things by November 2026. दिसंबर मेरा एक एक्स्ट्रा महीना रहेगा। And from January itself, that phase 3, that January 2027 से मुझे लग जाना है प्रीलिम्स में, एंड एक्सपेक्टेड है कि मई में एग्जाम होगा, तो फ्रॉम मे एंड मुझे लग जाना है दोबारा मेंस में। तो अगर मैं इस फेजेस में तैयारी करूंगा तो मेरे सिलेक्शन के चांसेस जरूर रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा है, they are not well prepared about the polity उनको पता नहीं है, they are reading world history। अब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है, वो मेंस में पूछेगा, that is fine, but what if अगर आपको पॉलिटी प्री में भी काम आ रहा है, मेंस में भी काम आ रहा है, तो मैं उसको पहले क्यों ना पढ़ूं? ज्योग्राफी मेरे को प्री में भी काम आ रहा है, मेंस में भी आ रहा है, तो मैं उसको पहले क्यों ना पढ़ूं? मैं क्यों पहले पढ़ूंगा इंटरनल सिक्योरिटी? स्टेज तो पहले प्रीलिम्स की आएगी ना। तो अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करोगे तो मेंस तो लिखोगे ही नहीं ना मेरे भाई। तो तैयारी हमेशा वो करनी चाहिए कि कॉमन सब्जेक्ट पहले कर लूंगा, प्रीलिम्स वाली चीजें रिवाइज करता रहूंगा और मेंस की तैयारी अलग से कर लूंगा। डू लाइक दिस, यू विल फील द डिफरेंस, फर्क पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं, अरे मेंस की तैयारी करेंगे, मेंस की तैयारी करेंगे। भैया तुम्हारा प्री ही नहीं निकलेगा, और तुम सोच रहे हो ना कि जनवरी से स्टार्ट करना शुरू करूंगा प्रीलिम्स, भूल जाओ। प्रीलिम्स में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है, 100 में एक बच्चा सेलेक्ट होता है, और तुम प्रीलिम्स को ही हल्के में ले लिए, प्रीलिम्स तुम्हें हल्के में ले लेगा। तो यहां से अगर मैंने इस तरह से फाउंडेशन फेस किया तो मेरा प्रीलिम्स यहीं से रेडी हो गया। मैं प्रीलिम्स को बाद में क्यों लेके जाऊंगा? प्रीलिम्स तैयार है मेरा, अब मैं करूंगा ना मेंस। दिस इज द राइट टाइम। और इसी दौरान मुझे अपना ऑप्शनल के बारे में भी डिसीजन ले लेना चाहिए। न्यूज़पेपर बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये जरूर हो सकता है कि आपको स्टार्टिंग में उतना समझ में नहीं आएगा, लाइक लेट्स से कि कोई भी इकोनॉमिक रिपोर्ट आ गई, आपको नहीं समझ में आया, लाइक CRR ऑफ द बैंक इज दिस, आपको नहीं समझ में आया, तो व्हाट यू कैन डू, हमारे पास गूगल है। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा ये एक्सरसाइज, बट धीमे धीमे आने लगेगा। तो जो चीज़ नहीं समझ में आती उसको गूगल करते चलो, कुछ चीज़ें आप वैसे सीखते चलोगे, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा लेट शुरू करना चाहते हो तो जब इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक खत्म हो जाए तो अप्रैल अगस्त से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई लॉस नहीं होगा, ठीक है। देन NCERT वर्सेस एडवांस बुक। अब मेरे को किसी सीनियर ने बोल दिया कि तुमको सबसे पहले NCERT पढ़ने चाहिए, हम सारी NCERT पढ़ने लगते हैं, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। सारी NCERT नहीं पढ़नी है, तो ये आपको इंश्योर करना है। कुछ चीज़ें आप डायरेक्टली एडवांस बुक से शुरू कर सकते हो, लाइक लेट्स से कि पॉलिटी है, पॉलिटी आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हो, उसके बाद आप वापस आ सकते हो उन बुक्स पे जो NCERT की 2 किताबें 11th-12th वाले। ज्योग्राफी के लिए तो आपको NCERT ही पढ़नी है। इन्वायरमेंट के लिए आपके लिए बहुत अच्छी बुक्स आती हैं, लाइक शंकराइज की भी अच्छी बुक है, PMFIS की भी अच्छी बुक्स हैं, तो आप इनकी बुक्स पढ़ सकते हो। एंड देन यू कम टू 1-2 चैप्टर्स हैं, इन्वायरमेंट में 4 चैप्टर्स हैं टोटल, वो पढ़ने, वो ऑलरेडी वैसे इन्होंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो उसकी भी एक्चुअली जरूरत नहीं है। तो यू नीड टू डिसाइड कि एडवांस बुक कौन से सब्जेक्ट पे एंड NCERT बुक्स कौन से सब्जेक्ट पे। आई विल बी मेकिंग अ वीडियो फॉर दिस सेपरेटली बिकॉज दिस रिक्वायर्स द प्रॉपर डिस्कशन, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि आपको किस किस पैरामीटर पे डिसीजंस लेने हैं। दिस इज द पैरामीटर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू हैव टू डिसाइड। करंट अफेयर्स, कुछ बच्चे क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो
आप ये करोगे, ये गलती भी है आप करोगे कि आपने क्या करोगे, ओ मुझे इकोनॉमी वाले में डाल देता हूँ, उसको इधर डाल देता हूँ, इधर डाल देता हूँ, और डेली ये ऑर्गेनाइजेशन में लग जाओगे। इतना टाइम है आपके पास, साल भर कर लोगे? जस्ट थिंक ऑन दिस। कुछ लोग कटिंग संभाल के रखते हैं, दिस इज द मिस्टेक। कटिंग नहीं संभाल के रखनी भाई, कभी नहीं पढ़ोगे तुम, आज नहीं पढ़े कब, कल की डेट में पढ़ोगे क्या? तो ये ऑर्गेनाइजेशन का काम आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स कर ही रहे हैं, तो ये आप ऑर्गेनाइजेशन का काम मत करो, आप करो रीडिंग का काम, आप करो एसिमिलेशन का काम, आप करो लर्निंग वाला काम, कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, आपने अच्छे से समझ लिया। न्यूज़पेपर की खास बात यह है कि अगर कोई आर्टिकल न्यूज़ में है तो उस पर 4-5-6 दिन तक वो लगातार न्यूज़ डिस्कशंस आते रहते हैं, तो वो आपके दिमाग में इनग्रेन्ड हो जाता है। अब आप बताओ, अगर वो टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो क्या कोचिंग वाले उसको नहीं डालेंगे? वो आपका काम ऑलरेडी कर रहे हैं। आपको कोई पॉइंट अच्छा लगा था और कोई पॉइंट याद आया तो उसमें जाके डाल दो, क्योंकि इन द एंड आपको रिवाइज नहीं कर पाओगे अदरवाइज। जो बच्चे जनरली ये काम करते हैं, जनरली वो नहीं कर पाते हैं न्यूज़पेपर। दूसरी बात, अगर किसी टॉपर का वीडियो देख लिए हो जो आपको ये बोलते थे कि मैंने 4 न्यूज़पेपर पढ़ रखे हैं, तो भैया उन्होंने 4 न्यूज़पेपर तब पढ़े होंगे जब उन्होंने कभी एक से शुरुआत की होगी। हम क्या करते हैं, उन्होंने 4 पढ़े थे, मैं 50 न्यूज़पेपर पढ़ूंगा, नहीं पढ़ पाओगे। एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के लिए एक किताब पढ़नी है और उसके बाद सिर्फ उसमें वैल्यू एडिशन करना है। डोंट डू दिस मिस्टेक, इफ यू विल बी डूइंग दिस मिस्टेक यू आर आउट ऑफ द रेस। एक न्यूज़पेपर, 2 ही हैं अच्छे न्यूज़पेपर और कोई अच्छा है भी नहीं, इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू। बाकी न्यूज़पेपर्स अदरवाइज में अच्छे, बट यूपीएससी की तैयारी के लिए यही 2 न्यूज़पेपर हैं, कोई एक चूज कर लो। लैंग्वेज टफ लगती है तो इंडियन एक्सप्रेस ले लो, और लैंग्वेज और ऑर्नामेंटेड चाहिए तो द हिंदू ले लो। किसी कोई भी पढ़ लोगे, लॉस कोई नहीं होगा, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू डू दिस थिंग। व्हेन एंड व्हाट ऑफ न्यूज़पेपर। पहली बात, जब दिन शुरू कर रहे हो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। शाम को कोई नहीं पढ़ता न्यूज़पेपर, क्योंकि नई नई फ्रेश इन्फॉर्मेशन आती है, पढ़ने का मन करता है, चाय के साथ अपना पढ़ डाले न्यूज़पेपर। जैसे आए न्यूज़पेपर पढ़ डालो। न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट तभी आ पाएगी, अदरवाइज ज़्यादातर बच्चे लास्ट में यही बोलेंगे कि सर मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता नहीं था। न्यूज़पेपर इज़ नॉट ओनली अबाउट द प्रीलिम्स। बहुत सारे बच्चों को प्रीलिम्स में एक इशू रहता है, सब प्लेसेज इन न्यूज़ कहाँ से पढ़ें। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना रेगुलर, ये क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, प्लेसेज इन न्यूज़ वाला कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप ये सारे क्वेश्चन सही करके आ पाओगे। इफ़ यू आर ए रेगुलर रीडर ऑफ द न्यूज़पेपर, मेक श्योर दैट यू रीड द न्यूज़पेपर। ये आपको हेल्प करेगा मेंस में, इफ़ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर। और इंटरव्यू बिना न्यूज़पेपर पढ़े सोचना भी मत जाने के लिए। सो यू हैव टू रीड एंड द न्यूज़पेपर। उसमें आपको एडिटोरियल पेज पढ़ने हैं, कोई ओपिनियन है, नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, इकोनॉमिक सेक्शन, इवन द साइंस एंड टेक्स सेक्शन, इन्वायरमेंट वाला सेक्शन, वो पढ़ना है। पॉलिटिकल न्यूज़ मत पढ़ना, इसने इसको ये बोल दिया, इसने उसको बोल दिया, ये सारी रील्स बेसिस पे जो कंटेंट है, तो आपको मसाला नहीं पढ़ना है। नेशनल लेवल की न्यूज़ पढ़नी है। स्टेट लेवल की न्यूज़ आप तभी पढ़ सकते हो जब उसका इम्पैक्ट नेशनल लेवल पे आपको दिखे, एग्जाम्पल के लिए यूज करने के लिए, बस दैट्स इट। अदरवाइज उस न्यूज़ का कोई काम नहीं होता, ठीक है। सो सम ऑफ द ब्रॉड प्रिंसिपल्स फॉर सक्सेस इज, इस सारी चीज़ में, सारी भसड़ में, सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर योर बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज दे हैव नॉट डिफाइंड द सिलेबस। बट सिलेबस क्लियरली डिफाइंड नहीं है प्री का, लेकिन मेंस में फिर भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड है, एंड उसमें भी कितना पढ़ना है, PYQ विल हेल्प यू। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हम प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे हम मेंस की तैयारी करते हैं, एंड इन फैक्ट जो इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट्स आती हैं इंटरव्यू के टाइम पे, वो हमें काफ़ी हद तक हेल्प करती है कि हम कैसे हम कैसे इंटरव्यू में किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो काफ़ी हेल्प कर देता है। सो मेक देम द बेस्ट फ्रेंड, दे आर योर बेटर फ्रेंड्स। वो सबसे अच्छे, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं ये आपके। इसको अगर आपने अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत मुश्किल है फिर रोकना। बी स्ट्रॉन्ग, बी सेंसिबल यार। सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी है, इसकी वो वाली लेकिन एनालिसिस नहीं देखनी जो कुछ भी आके कोई भी वीडियो बना रहा है कि मैंने 2023 का पेपर देख के 24 वाले में 70 क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर दिए। प्रिडिक्शन बाबा से दूर रहना, बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, ठीक है। दूसरी चीज़, यू हैव टू प्रायोरिटाइज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग, ठीक है। अभी आपको भागना नहीं है पढ़ते वक्त। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो सिलेबस है, हम ये पढ़े अब, या जल्दी जल्दी निपटाना है, निपटाने वाइज मत पढ़ो, क्योंकि इन द एंड वो काम नहीं आएगा, आप लिख नहीं पाओगे। 2 लाइन पढ़ो, समझो कि ये कह क्यों रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। एक्टिव रिकॉलिंग करने की कोशिश करो जो आपने पढ़ा फिर चैप्टर पढ़ने के बाद, तो योर कॉन्सेप्ट्स विल एक्चुअली हेल्प यू। लोड मेमोराइजेशन विल नॉट नेवर हेल्प यू।
सो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, लिंकेजेस टॉपिक के बीच में समझने हैं कि टॉपिक्स के बीच में लिंकेजेस क्या है. यू हैव टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड थिंक ऑफ द एप्लीकेशन. लेट्स से बायोटेक्नोलॉजी का कुछ एडिटोरियल आया, तो डिफेंस में अगर उसका एप्लीकेशन लिखा हुआ है तो थिंक ऑफ दैट हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन बी अप्लाइड इन द डिफेंस. अगर अच्छा डिफेंस में अप्लाई करें तो क्या हम हेल्थ में अप्लाई कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी? व्हाट आर द एग्जांपल्स देयर आर इन माय माइंड? थिंक ऑन दोज एस्पेक्ट्स. दे कैन आस्क यू द क्वेश्चन एनी टाइम. बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में क्या हो सकता है? बायोटेक्नोलॉजी के क्या हम अप्लाई कर सकते हैं स्पेस में? थिंक ऑन दोज टॉपिक्स. इफ यू डू नॉट नो देन यू हैव टुडे द एआई, यू हैव टुडे द गूगल कर लो, मिल जाएगा. व्हाट इज हार्म इन दैट? एंड देन डू दी एनालिसिस. और फिर वो अपने पॉइंटर्स नोट कर लो. अगर नोट बनाने हैं ना तो इन चीज़ों के बनाना, अगर बनाने भी है तो ठीक है. तो ऑलवेज प्रायोरिटाइज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी ओवर रोट लर्निंग. जो रोट लर्निंग करके जाएगा ना उसका होना नहीं है, ये तो तय है. मेंस में रोट लर्निंग का कोई काम नहीं है मेरे भाई. प्रीलिम्स में तो फिर भी तुम एक बार टिक कर लोगे. मेंस में आपको पता है 20 क्वेश्चन आएंगे आपके सामने और नीचे कुछ नहीं लिखा होगा. सिंपल एक क्वेश्चन दे देगा, आप तुम आंसर करो. तुमको आता है चाहे नहीं आता, हमसे मतलब नहीं है. तो आपको अपने से लिखना पड़ेगा. आपको लगता है रोट लर्निंग में काम आएगा, वो स्कूल में होता था, यहाँ नहीं होता है. देन इन द एंड कंसिस्टेंट रिवीजन एंड प्रैक्टिस. रिवाइज, प्रैक्टिस, एनालाइज, रिपीट. सी द साइकिल. यू हैव टू रिवाइज. आपने कुछ पढ़ा, लेट्स से कि पॉलिटी. जब मैंने पॉलिटी पढ़ लिया और मैं पॉलिटी रिवाइज नहीं करूंगा तो 3 महीने बाद पॉलिटी न्यू हो जाएगी. तो आई डोंट हैव टू डू दैट. आई विल बी रिवाइजिंग द पॉलिटी properly and when I have revised I will give the test. ये सेकंड स्टेज तो आती नहीं बहुत सारे बच्चों की. अगर आपकी नहीं आ रही है तो तुम फॉल्ट में हो. एंड when I revised have I analyzed? या फिर बस मैंने मार्क कर लिया. अगर मैंने कोई क्वेश्चन गलत किया तो मैंने क्यों गलत किया है, कहाँ पे मेरे से गलती रह गई? क्या मेरी ये कंटेंट में दिया था और दिया था तब भी मैंने अगर गलत किया है, इट मीन्स आई वॉज फॉल्ट एट रीडिंग माई कंटेंट. एनालाइज एंड देन रिपीट. क्या मैंने लिस्ट बनाई है अपने मिस्टेक्स की? क्योंकि एक बात याद रखना, जो गलतियां आप यहां पे करोगे सिमिलर नेचर ऑफ गलतियां आप वहां पे भी करोगे. और जिन क्वेश्चंस को आप यहां पे सही करोगे उन क्वेश्चंस को आप अक्सर वहां पे भी सही करोगे. अब ये रिवीजन आप रेगुलर कब कर पाओगे? जब आपके कंटेंट लिमिटेड हो, अनलिमिटेड ना हो. लेकिन सब्जेक्ट तो मुझे पढ़ना है, तो हिस्ट्री के लिए मैं एक किताब रखूंगा, ज्योग्राफी के लिए मैं लिमिटेड सोर्सेज रखूंगा, सोसाइटी के लिए मैं एक किताब रखूंगा. 1 से 2 भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पास सब एन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं. उसके बाद मेरे पास ऑप्शनल भी है, उसके बाद न्यूज़पेपर भी है, उसके बाद टेस्ट भी है. बहुत कुछ करना है मुझे. तो कैसे हो जाएगा रिवीजन? कैसे हो जाएगा रिवीजन? होगा वैसे ही अगर मैंने ये चीज फॉलो कर ली. और एक चीज याद रखना है, गलतियां करोगे आप, यू विल मेक मिस्टेक्स. वी आर ह्यूमन बींग्स, वी कैन मेक मिस्टेक्स. बट अच्छी बात है कि मिस्टेक कर रहे हो, रिपीट मत करना बस. अगर आप मिस्टेक कर नहीं रहे तो आप कुछ भी नया नहीं कर रहे. मिस्टेक करना चाहिए. वी आर ह्यूमन बींग्स, देयर इज नो हार्म इन दैट. बट इफ यू आर मेकिंग द मिस्टेक एंड यू आर नॉट लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स, देन यू आर एट ट्रबल. यूपीएससी माफ नहीं करेगा. एक एग्जाम्पल बताता हूं. आज मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आ गया और उसको मूवी जाना था. टेस्ट सामने बोल रहा है कि भैया तू बीच में है, मुझे दे दे. 60 मिनट हुए हैं तेरे, 1 घंटा तुझे और देना है, लेकिन मैं टेस्ट नहीं दूंगा. क्यों? क्योंकि मुझे तो उसके लिए मूवी जाना है. लेकिन एक बात बताओ, यूपीएससी को जो जिस टाइम पे डेट पे एग्जाम लेना है वो तो उसी टाइम पे लेगा. वो तुमसे ये तो बोलेगा नहीं कि तुम्हारी इमोशंस की रिस्पेक्ट तो करेगा नहीं. और फिर ऐसे दिल मचलुओं का कुछ होता नहीं है इन द एंड. ये रियलिटी है. दिल के दरवाजे ना बंद कर दो यार. निकल के आए थे, यही तो सोच के आए थे ना कि सिलेक्शन लेना है, पापा मम्मी के वादा करके आया हूँ कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, टॉप पे जाऊंगा. आपने सपने भी देखे होंगे. हो सकता है कि भाई वो कोई रील देखी होगी, कल की डेट में मैं भी ऐसे गाड़ी में बैठा होऊंगा, मेरे ऊपर भी माला वाला चढ़ाई हो गई होगी, एकदम से जो एकदम रौला टाइप का होके जाता है, वो आप दिन में देखी होगी बहुत सारी वीडियोज. तो उस टाइप का आपने कुछ सोचा होगा. और तुम क्या करने लग गए? तुम किसी ने कहा रात को 2 बजे फोन आएगा तो तुम उसकी चॉकलेट पहुंचाने लग गए. तो तुम्हारा डायरेक्शन ही चेंज हो गया, प्रायोरिटीज चेंज हो गई. प्यार बुरा नहीं है, गलत टाइम पे प्यार बहुत बुरा है. तो मेरी आपको यही सलाह है कि अगर रिलेशनशिप में नहीं हो तो भैया 1.5 साल अपने दिल के दरवाजे बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो. आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप प्यार को प्रायोरिटी बना देंगे अपने करियर के ऊपर. और जब आपका प्यार प्रायोरिटी बन जाएगा ना करियर के ऊपर, तो यूपीएससी आपको अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से बिल्कुल हटा देगा. तो जिस रीजन से आया था वो रीजन पूरा कर लो. इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको बोलना पड़ेगा भैया ऑल इज वेल, शांत हो जा. मन करेगा कोई अपनी गर्लफ्रेंड का लेके घूम रहा होगा, तुम्हारा भी मन करेगा यार मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड होती, मैं भी आता उसके साथ ऐसा चाय पीने. घूमने दो बेटा, वो कल की डेट में तुम्हारे सिग्नेचर को ऑटोग्राफ में बदलते हुए देखेगा. लेकिन वो तब होगा जब आज तुम उस गर्लफ्रेंड के लिए सोचोगे नहीं. सीधी सी बात है. एंड आई नो दिस इज द एज, वो आपका डिमांड होती है, ये आपसे आपका ये एज करवाता है.
लेकिन उसको जो रोक लेता है वही सक्सेसफुल हो जाता है. एंड इफ यू आर इन द रिलेशनशिप, लेट्स से, मैं ये नहीं कह रहा जाके ब्रेकअप कर लो, बट देन डिसाइड कर लो कि भाई आपस में बात कर लो कि भाई हमें पढ़ाई करनी चाहिए, हमें भी वो करना है, आपके पार्टनर भी समझेगा. अपना एक टाइम डिसाइड कर लो, रात को ही बात करेंगे, क्योंकि दिन में अगर लड़ाई होगी तो तुम बोलोगे अरे यार सिर दर्द हो रहा है, मेरी उससे बात नहीं हो रही है, मैं पढ़ाई नहीं हो पा रही. रात को लड़ाई अगर हो भी जाती है तो सुबह कम से कम थोड़ा सिर दर्द शांत रहेगा तो तुम पढ़ाई कर पाओगे. तो थोड़ा सा अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन. ये सब आएंगी, ये सब गलतियां हैं जो हम अक्सर कर जाते हैं. डोंट डाइवर्ट मत होना, ठीक है. यू विल मेक मिस्टेक्स. तो जर्नी आप गिरे हैं, कोई बात नहीं, लर्न एंड राइज. सेकेंड थिंग, हर दिन मैटर करेगा, हर दिन मैटर करेगा. सो आपको इंश्योर करना है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है, डेली जगना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी इज द की. दिस एग्जाम इज गोइंग टू बी वेरी 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 बोरिंग. बहुत बोरिंग होने वाला एग्जाम, बहुत, मतलब 1.5 साल तक यार तुम पढ़ रहे होगे, वही किताब टेस्ट दे रहोगे, मन नहीं कर रहा होगा, कोई और बच्चा घूम रहा होगा, तुम्हारा मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन तुमको देना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी इज द की. थर्ड थिंग, जो भी आपको हेल्प करता है वो करो, जो भी आपको हेल्प नहीं करता है उसको छोड़ दो. सिंपल सी चीज़ है. वॉट एवर दैट इज हेल्पिंग यू डू. क्या हेल्प करता है? मुझे हेल्प करता है टेस्ट देना, आई विल डू दैट. मुझे हेल्प करता है एक शेड्यूल बनाना, आई विल डू दैट. मुझे हेल्प करता है लेक्चर्स देखना, आई विल डू दैट. मुझे हेल्प करता है सेल्फ स्टडी करना, आई विल डू दैट. मुझे हेल्प नहीं करता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, मुझे नहीं हेल्प कर रहा, मैं सोशल मीडिया से दूर हो जाऊंगा. मुझे हेल्प नहीं करता डिस्ट्रैक्शन, मैं डिस्ट्रैक्शन की हर एक चीज़ हटा दूंगा. मुझे हेल्प नहीं करता बर्गर, पिज्ज़ा, ये वो नहीं खाऊंगा, बाहर का अवॉइड करूंगा. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अक्सर आप देखते हो कि जब अब तुम फूड पॉइजनिंग जब भी तुम्हें होती है, एक चीज़ सोच के देखना, तुम्हें कभी घर का खाना खा के फूड पॉइजनिंग हुई है? सोच के बताना, कमेंट सेक्शन में लिख देना, घर का खाना खा के हुई है फूड पॉइजनिंग? नहीं हुई है ना. लेकिन जब तुम बाहर का खाना खाए होगे तो कभी ना कभी तुम्हें फूड पॉइजनिंग जरूर हुई होगी. क्यों? ऑब्वियसली बात है, बाहर साफ सुथरा नहीं बन रहा है. लेकिन उस फूड पॉइजनिंग के चलते अगर तुम्हारा 3 से 4 दिन वेस्ट हो गया, जस्ट थिंक ऑन दैट. अगर वो 3-4 दिन तुम्हारा निकल गया तो कोई बच्चा 4 दिन तुमसे फालतू पढ़ ले गया, यूपीएससी को उससे मतलब नहीं है. और तुम्हारी रेस तो भी सेम नहीं थी. तुम रेस में भी स्टार्टिंग पे तो पिछला बच्चा तो ऑलरेडी सिलेक्शन लेते हुए आ रहा है यार. तो कम से कम ये गलतियां मत करो. तो वॉट एवर हेल्प डू, वॉट एवर डज नॉट हेल्प अवॉइड. मेक अ लिस्ट. ये लिस्ट आप बहुत अच्छी बना सकते हो. सो अपना सोशल मीडिया लिमिट करना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है. सोच रहे हैं पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, पढ़ नहीं रहे. निगेटिविटी नहीं रखनी है, टाइम वेस्ट नहीं करनी है. 3 घंटे जाके चाय पे चर्चा मत करना. वो मूवीज़ में अच्छा लगता है, यहाँ अच्छा नहीं लगता. चाय पे एग्जामिनेशन टाइम टेबल मांगता है, एफर्ट्स मांगता है. ठीक है. नाउ आपका एक आइडियल वीक कैसा होना चाहिए एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम टेबल. सो अगर मैं देखूं, अगर मैं अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो ना, अगर डेली बेसिस पे आप 8 घंटे भी पढ़ लेते हो तो 8 6 जा 48 आवर्स, 6 दिन. कीप द संडे फॉर रिवीजन, सिंपल सा चीज़ है. तो 48 से अगर मैं, इफ आई एम डूइंग 48 टू, लेट्स से कि कोई बच्चा 9 घंटे पढ़ रहा है तो 9 6 जा 54, 48 से 54 आवर्स आप पढ़ ले रहे हो, देन दैट इज एनफ. इतने घंटे आपको वीकली चाहिए. अब क्योंकि कभी आप कम पढ़ोगे तो अगले दिन उसे एक्स्ट्रा पढ़ के कंपनसेट कर लेना. तो पर घंटे लेकिन कोशिश करना कि ये पढ़ लेना. अब ये कुछ मत कर लेना कि भैया 2 दिन में मैं 48 घंटे बैठे रहूँगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा. डिस्ट्रीब्यूट द टाइम. ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी है क्योंकि कभी कभार आपका टाइम जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा. सो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए. तो इतना तो पढ़ लेना. संडे को रिवीजन एंड टेस्ट के लिए रखना. शाम का टाइम पे जब आपकी शाम आएगी, गिव योरसेल्फ इंट्रोस्पेक्ट एंड डोंट फॉरगेट टू एंजॉय. दिस इज योर गिफ्ट. ये वो गिफ्ट होगा जो आप खुद को दोगे. संडे की शाम को जाके कभी मूवी देख सकते हो, घूम सकते हो, जो करना है करो. एक दिन बना लो खुद के लिए, क्योंकि ये जर्नी थोड़ी सी लंबी होने वाली है. तो जीना मत भूल जाना. जीना है, लेकिन कंडीशन ये है कि मैं ये चीज फॉलो करूंगा तब जीना शुरू करूंगा. अब कुछ लोग होता है वो जीते ही हैं, पढ़ते नहीं है, तो यार वो काम नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं है. तो मेक श्योर दैट यू एंजॉय, यू कीप लिविंग ऑल्सो. इंजॉय करते चलो. अब जैसे कि भी न्यू ईयर आ रहा है तो न्यू ईयर कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बर्बाद कर देना, नहीं, करो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने टारगेट्स पूरे करने के बाद कर लो आपने जो भी कर रखा है. सो इट मीन्स अब इस 8 घंटे में तुम क्या करने वाले हो? तुम उठ के बैठे कुछ भी उठा के पढ़ने लगोगे? नो, यू नीड अ शेड्यूल ओवर हियर. वो शेड्यूल आपको 1 डे बिफोर बनाना चाहिए.
ये ज्यादातर बच्चे नहीं करते हैं, उठते हैं फिर सोचते हैं क्या पढ़ें। अगर आप उठ के ने के बाद सोच रहे हो कि क्या पढ़ें तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये आपको सोने से पहले डिसाइड करना है, गोल पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए कि मुझे ये पढ़ना है। आपको पता है अभी एक जो मूवी आई है लाइक अवतार, इसको पता है कितने साल लगे बनने में? कब से शूटिंग चल रही है इसकी? ये 17-18 के आसपास से शूटिंग चल रही है। इसके कुछ पार्ट्स उस टाइम पे ही हो गए थे, करते करते रिलीज करके आप कब देख रहे हो? 25 में देख रहे हो। आपको बहुत सारी मूवीज बड़ी अच्छी लगती हैं लाइक बाहुबली, 5 साल। डू यू अंडरस्टैंड? 5 years विदाउट प्लानिंग हो गया। और जब प्लानिंग करके क्या, तब 5 साल में वो राजमौली जी ही ब्रॉट सम काइंड ऑफ मूवी लाइक दिस, जो इंडियन सिनेमा को जिसने हिला के रख दिया। तो जो आपको दिखा वो एंड प्रोडक्ट था। तो आपको जो आईएएस वाला एंड प्रोडक्ट चाहिए वो बिना प्लानिंग के हो जाएगा। तुम अगले दिन की प्लानिंग नहीं कर पा रहे तो तुम आईएएस कैसे बनोगे? बिकॉज यू विल बी गिवन द डिसप्रोपोर्शनेट पावर ऑल्सो। अगर आपको बहुत एक डिसप्रोपोर्शनेट पावर मिल रही है तो आपको कैसे दे देंगे वो? दे विल चेक द क्वालिटी इन यू। व्हाट इज द क्वालिटी इन यू? इफ यू डोंट हैव अ क्वालिटी ऑफ मेकिंग अ शेड्यूल जो तुम अपने लिए नहीं बना पाए तो देश का रिसोर्स क्या मैनेज करोगे? तो ये चीज आपको करनी है। यही चीज इनफैक्ट जो हम जो मेंटरशिप रन करते हैं फॉर द लाइक 2027 के बच्चों के लिए जो हमने मेंटरशिप रन करे, यहाँ पे यही शेड्यूल मैं आपके लिए बनाता हूँ। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप खुद से पढ़ दो तो आप अपने लिए शेड्यूल बना लो कि मुझे क्या पढ़ना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। कुछ ट्रैप्स हैं जिससे बच के रहना है। कोचिंग वाले आपको आएंगे, बताएंगे, हमसे अच्छा कोई नहीं है, वी आर द मोस्ट क्रेडिबल, वी आर मोस्ट। ये मैं आपको बता दूं, इस मिथ से बच के रखना। कुछ लोग बोलेंगे कि मेरी अगर वीडियो नहीं देखी, मेरी वीडियो क्लास नहीं की तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। भैया तुम इतने गधे थे ही नहीं कि तुमने उनकी वीडियो नहीं देखी तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। इस चीज का डिसीजन तुम इस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि तुमने वो बुक खोली स्पेक्ट्रम और तुमने स्पेक्ट्रम के वो चैप्टर पढ़े और तुम्हें पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, देन यू थिंक कि ठीक है मेरे को वीडियो की जरूरत है। लेकिन अगर तुमने स्पेक्ट्रम का चैप्टर खोला और पढ़ने के बाद कंटेंट से तुम्हें समझ में आ रहा है, इट मींस वो जो टीचर तुम्हें बोर्ड पे 3 घंटे में पढ़ाएगा वो तुम आधा घंटे में कवर कर सकते हो, तो 3 घंटे के वीडियो क्यों देखना है? सो रिमेंबर वन थिंग, सक्सेस विल कम फ्रॉम सेल्फ स्टडी। मेरे बैच में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, मेरी लगभग सभी से बात हुई है, सबने एक ही चीज कही है कि दिस इज ओनली हेल्प मी। सभी ने सेल्फ स्टडी की है, कोई वीडियो बेसिस पे नहीं गया था। तो जस्ट बिकॉज किसी का वीडियो देख लिया तुमको लगा कि भैया मेरे को वीडियो कोर्सेज के बिना सिलेक्शन ही नहीं होगा, तो ये गलत है। ये आप चूज करेंगे इस बेसिस पे आफ्टर यू रीड, नॉट व्हाट द पीपल विल से। रीड द कंटेंट। मेरा एक सिंपल सा फंडा है मेरे पास टाइम कम है। टाइम आपको लग रहा होगा 18 महीने, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं है, कब निकलेगा पता नहीं चलेगा। मेरे पास टाइम कम है तो आई हैव टू बी इफेक्टिव। तो मुझे लेस इनपुट से मोर आउटपुट प्रोड्यूस करना है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल ओपन द बुक ऑफ लक्ष्मीकांत, लेट्स से चैप्टर 1। मैं टीचर का भी देखूंगा, मैं लक्ष्मीकांत भी देख लूंगा। अब मैं डिसाइड करूंगा कि क्या मुझे टीचर की जरूरत है। अगर मुझे खुद से पढ़ के समझ में आ रहा है देन फाइन है, आई डोंट नीड अ टीचर, आई नीड ए सिंपल मेंटरशिप। तो तुम्हें वीडियो कोर्स करना है चाहे मेंटरशिप करना है, ये तुम इस बेसिस पे डिसाइड करोगे कि आपको वो चीजें पढ़ के समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। अगर आपको पढ़ के समझ में आ रही है देन मेंटरशिप आर द बेस्ट ऑप्शंस। अगर आप पढ़ के समझ में ही नहीं आ रही देन यू कैन गो फॉर द वीडियो कोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन द इंडस्ट्री। बट जस्ट बिकॉज किसी ने कह दिया कि दैट मेरे वीडियो कोर्सेज से कुछ अच्छा नहीं है, तुमने वो चीज कर ली तो गलती करोगे। डोंट डू दैट। डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग। आप इतने समझदार तो हो ना, बुक खोलना, चैप्टर पढ़ना, समझ जाओगे, समझ में आ रहा है फाइन है यार, नहीं समझ में आ रहा है लेट्स गो टू द टीचर। सिंपल है, सिंपल डिसीजन है, इतना इससे कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना है। मेरा बस एक सिंपल सा फंडा है, मैं एक ही चीज में बिलीव करता हूं, अगर मैं कोई चीज 1 घंटे में कर सकता हूं तो मैं उसको 4 घंटे के वीडियो देख के नहीं पूरा करूंगा। अगर मेरे लिए 1 घंटे में वो डूएबल है, आप देख लो आपको क्या करना है। दूसरी चीज, कुछ लोग सिर्फ एनालिसिस देखते हैं, इसकी एनालिसिस, उसकी एनालिसिस, ये एनालिसिस, वो एनालिसिस। हो गया, देख ली एक बार एनालिसिस, नो स्टॉप वॉचिंग, स्टार्ट स्टडिंग। पढ़ना कब शुरू करोगे? सोच तो तुम बहुत लिए, बहुत एनालाइज कर लिए, पढ़ना कब शुरू करोगे? दैट इज इंपॉर्टेंट। व्हेन यू विल स्टार्ट रीडिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो stop wasting your time on the excess analysis. Too much analysis will lead to paralysis. Don't do this mistake. Comparison मत करो भैया। तुम ऐसा है कि जो ऑलरेडी लेट्स से कि कोई 2021 का टॉपर है, 22 का टॉपर है, जो मेंस लिख रहा है, उससे अगर कंपेयर कर रहे हो तो गलती कर रहे हो। His time zone is different from your time zone. Just
रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने डे 1 पे पढ़ा था, क्या आपकी समझ डे 2 पे उससे बेटर हुई? इफ द आंसर इज यस, यस यू विल गेट इन. इफ योर आंसर इज नो, थोड़ी सी ट्रबल है, इंप्रूवमेंट की जरूरत. देन यू गो टू डे 3. क्या मेरी डे 3 की समझ डे 2 से बेटर है? एम आई बेटर पर्सन? यस, सही है. खुद से कंपेयर करो, खुद में इंप्रूवमेंट करते चलो, आप बेटर होते चले जाओगे. ठीक है. अगर कंपेयर करो, अरे यार उसने तो पहले से कोचिंग कर रखी है, मैं उसके आगे सिलेक्शन नहीं ले पाऊंगा, तो गलती कर दोगे. की होगी उसने कोचिंग. ऐसे तो 2022 के भी बच्चे, सेलेक्टेड बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे, उनसे क्या करोगे? तुम तो रेस से भाग जाओगे. तो ये नहीं करना है, कंपैरिजन बंद करो. वो उसकी जर्नी थी, ये आपकी जर्नी है. नहीं तो कभी भी फर्स्ट टाइमर्स का तो सिलेक्शन होता ही नहीं, होता है. तो आपको ये इंश्योर करना है कि कंपैरिजन नहीं करना है. इट्स योर ओन रेस. सो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रख लोगे तो एस्पिरेंट से ऑफिसर बनते हुए टाइम नहीं लगेगा. यहाँ पे कई बार आपके मेंटल्स का रोल भी इंपॉर्टेंट होगा. जो भी इंसान गाइड कर रहा है, इट्स नॉट अबाउट मी, बट मेक श्योर दैट हु आर यू गोइंग टू मेक अ मेंटर. मैं आपको एक कहानी बताता हूँ. माई फ्रेंड, I won't be taking the name. He have joined an institute. This institute has a lot of admissions. That is a very one of the prominent institute of India online coaching. इन्होंने हायर किया मेरे फ्रेंड को. इसने ज़िंदगी में प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई किया है. ये मैं जहाँ पे रहता था, आई लिव्ड इन ओल्ड राजेंद्र नगर 6 ब्लॉक में रहता था मैं. ये बच्चा रेगुलर पार्टी करता था. डेली इनकी पार्टी चलती थी, खाना पीना इंजॉय करना, पढ़ाई को छोड़कर सब कुछ नहीं करते थे ये. अब राइट नाउ ही इज द मेंटर ऑफ 300 स्टूडेंट्स इन दिस इंस्टीट्यूट. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इनके पास एडमिशंस आए. अब ये जो बंदा आप गाइड कर रहा है, अब आप जस्ट सोच के देखना, क्या उनको सही गाइड कर रहा होगा? उसने तो प्रीलिम्स भी नहीं निकाला है. तो व्हेन यू आर चूजिंग ए मेंटर, एटलीस्ट चेक वेदर ही हैव क्रॉस द फाइनल स्टेज. जो लोग सेलेक्शन लेते हैं ना, तो वो फाइनल स्टेज तक अगर पहुंचे हैं तो जाहिर सी बात उन्होंने कुछ ना कुछ तो बहुत बेहतरीन किया है. तो कई सारी ऐसी चीज़ें वो आपको बता सकते हैं जो दूसरा बच्चा जिसने नहीं लिया नहीं बता पाएगा. चूज द राइट मेंटर. गेट टू द पर्सन, उसकी सुनो जिसने इस एग्जाम को एक्चुअली निकाला है. नहीं तो चुनने के लिए तो बहुत कुछ हैं, बहुत लोग हैं. सो दिस कुड बी यू इन 2027 कि लबासना में आप जाओगे एंड यू विल बी कैन बी लाइक क्वालिफाइंग दिस एग्जामिनेशन. एंड क्वालिफाई करने के बाद जो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, दैट इज ट्रेमेंडस. यू विल लव द लाइफ आफ्टर दैट. ठीक है. सो योर जर्नी स्टार्ट्स टुडे, और आपकी जर्नी आज से ही स्टार्ट होगी. इनफैक्ट बिफोर दिस न्यू ईयर, आई नो यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, जस्ट मेक श्योर कि अब डिसाइड कर लो यार कि 1 जनवरी से, व्हेन द 1 जनवरी 2026 इज स्टार्टिंग, यू वोंट बी न्यू ओल्ड यू. टेक अ डिसीजन. जो भी डिसीजन लेना है, आपके पास टाइम है अभी 3-4 दिन का. डिसाइड करो कि आपको क्या करना है, कहाँ कहाँ पे गलतियाँ नहीं करनी है, किन किन चीज़ों से बचना है. मेक अ लिस्ट. कमेंट सेक्शन में बताना लिस्ट में कि व्हाट थिंग्स यू विल डू आपकी हैबिट्स में, एंड व्हाट थिंग्स यू वोंट डू. तो इतना कर लेना, बिलीव मी, सक्सेस विल बी योर्स. सो इतना कर लोगे ना, सिलेक्शन जरूर आपका होगा. बट ध्यान रखना है जितनी चीज़ें बताई थी, अगर आपको कोई चीज़ मिस कर गए होंगे, अगर कोई चीज़ मिस कर गए होंगे, तो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो इन इट्स इंटायरिटी फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर 2027 अटेम्प्ट. कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. आई विल बी आंसरिंग दैट. ऑल द बेस्ट.